वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं आरती जी, विजय जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन जी, समीर जी। हमने उपचुनाव की बात की। उपचुनाव में बीजेपी को झटका लग रहा है और जोर का झटका लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सोचा था हो गया उससे उलट। महाराष्ट्र में एमएलसी का इलेक्शन था। बीजेपी के 5 उम्मीदवार थे, शिंदे सेना के 2 थे, अजीत पवार के 2 थे, उद्धव ठाकरे का 1, कांग्रेस का 1, शरद पवार का 1 कैंडिडेट था और 11 सीटें, 12 उम्मीदवार। अब एक को हारना था। कौन हारेगा? कल आपने इसी प्रोग्राम में चर्चा की और हम ही लोग चर्चा कर रहे थे कि अजीत पवार का खेमा कमजोर दिखाई दे रहा है। क्रॉस वोटिंग होगी ये सब जानते थे। एक आध तो ऐसे थे जो खुलकर पता था कि ये तो उल्टा वोट डालने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी हो गया गजब। अजीत पवार ने अपने दोनों जिता लिए, दोनों के दोनों जिता लिए। किसके विधायक टूटे? अब सवाल यह है। कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि मेरे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, उनके नेता कह रहे हैं हाँ हमारे नेताओं ने क्रॉस वोट डाला और हमें मालूम भी है किस किस ने क्रॉस वोट डाला। देखते हैं उनका हमको क्या करना है, हमारा पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। अब मजेदार बात आप देखिए, अंत में जो कॉन्टेस्ट बचा वो कॉन्टेस्ट बचा कांग्रेस और शरद पवार के उम्मीदवार के बीच में। मुकाबला होना था भाजपा से होता, शिंदे सेना से होता, अजीत पवार से होता। अंत में जो एक सीट का कॉन्टेस्ट रह गया वो सब अपने जिता ले गए। 9 के 9 उन्होंने, महायुति ने जिता लिया, एनडीए वालों ने। कॉन्टेस्ट रह गया शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में, और उसमें कांग्रेस के, और उसमें कांग्रेस वाला जीत गया और शरद पवार जिसको समर्थन कर रहे थे वो कैंडिडेट हार गया। और ये भी शायद सेकंड प्रेफरेंस वोट से जीते, सेकंड प्रेफरेंस के वोट से फैसला हुआ। आप सोचिए, तो ये हालात वहां पर हुए हैं। इसका भी एक मैसेज है, इसमें थोड़ा बारीक महीन मैसेज है। वो ये कि जैसे उपचुनाव में तो सीधे जनता वोट करती है, यहां विधायक वोट कर रहे थे, लेकिन विधायक हवा पड़ता है। विधायक कोशिश करता है कि भाई वो अपनी लॉयल्टी जिस तरफ रखेगा। अभी 3 महीने में चुनाव होना है महाराष्ट्र के अंदर। ये सारे लोग जिन्होंने वोट डाला है, इन सबको चुनाव लड़ना है। सब चाहते हैं कि हम विनिंग साइड पर रहें, तो इसीलिए इन्होंने भी तय किया होगा कि भाई हमारी लॉयल्टी कहां दिखाई देनी चाहिए, किस तरफ जाकर के हमको ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो दिखाई देता है कि ज्यादातर विधायकों ने अपना जो पक्ष है, या उनको लगा कि इस वक्त एनडीए के साथ रहना, मतलब बीजेपी की तरफ रहना, वो थोड़ा फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इन इलेक्शंस के बाद क्या कहा, मैं आपको सुना देता हूं, फिर बात करते हैं इस पर। 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। एमएलसी इलेक्शन की क्रॉस वोट वाली कहानी समीर जी आपको पूरा बताएंगे, कौन कौन टूटा, किस किसने और क्यों टूटा, कैसे टूटा। लेकिन इसमें आने वाले विधानसभा इलेक्शन का कोई ट्रेंड पढ़ना क्या जल्दबाजी है या ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव को इस ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें विधायक वोट करते हैं, इसमें जनता तो वोट करती नहीं है। विधानसभा में जनता वोट करती है, लेकिन इसमें एक ये ट्रेंड रहता है कि विधायक को पता रहता है कि मेरा फ्यूचर कहां पर ज्यादा सुरक्षित होने वाला है, और वो उसी आधार पर वोट करता है, क्योंकि उसे अपने 5 साल दिख रहे होते हैं, तो वोटिंग उस हिसाब से भी है। इस चुनाव में एक खास बात रही कि इस बार ये पूरी जो चुनाव की कमान थी, विधान परिषद से चुनाव की, वो पूरी कमान देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथ में रखी थी। मतलब सिर्फ उन्होंने अपने 5 उम्मीदवारों के लिए नहीं, उन्होंने अजीत पवार के 2 उम्मीदवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, एकनाथ शिंदे के 2 उम्मीदवार जिनको जितवाना था, इसकी पूरी जीत की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को मान रहे थे कि अजीत पवार के विधायक शरद पवार के साथ जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के 42 विधायकों से एक से फोन पे बात की, एक विधायक से। उसने स्पष्ट कहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ठीक है, जो चुनाव परिणाम होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको जाना है। मैं देख लूंगा आप चुनाव आपके क्षेत्र में कैसे जीतते हो, ये आप तय मान लेना। अगर आपने इस बार गद्दारी की तो महाराष्ट्र की राजनीति में आपके लिए मैं क्या आशा करूंगा, आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों से देवेंद्र फडणवीस को लग रहा था कि ये गद्दारी कर सकते, उनको स्पष्ट देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप सोच समझ के वोट करना इस बार।
मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन कहां जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। और देवेंद्र फडणवीस जानते थे कि यह एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बस की बात नहीं है अपने दोनों उम्मीदवार जिता के लाना। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिताने के साथ साथ मुझे इनको भी जिताना होगा। और ये देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे के विधायकों से बात की, अजित पवार के विधायकों से बात की, निर्दलीय विधायकों को साधा, उन्होंने बच्चू कडू के विधायकों को साधा, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के विधायकों को साधा, उन्होंने सारे विधायकों को जो वोट कर रहे थे एक एक विधायक से उन्होंने बात की। मुझे लग रहा है देवेंद्र टूटा किसका विधायक? देखिए कांग्रेस के विधायक इसके अंदर सारे टूटे हैं, 5 विधायक टूटे हैं, 4 तो कांग्रेस के तय थे, 3 तो टूटना थे, चौथे के डावाडोल से थी, एक ज्यादा विधायक कांग्रेस का टूट गया है। मुझे लग रहा है ये तय है कि ये 5 विधायक उद्धव ठाकरे का कोई सब गया, उद्धव के पूरे विधायक मिल गए हैं। और मिलिंद नार्वेकर एक्चुअली उम्मीदवार ऐसे थे कि जिनका एक लंबा समय से वो उद्धव ठाकरे के निजी सचिव रहे, तो उनका एकनाथ शिंदे के विधायकों से भी व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहा है। उद्धव ठाकरे के विधायक तो उनके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भी रहा। तो मिलिंद नार्वेकर को हराने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं कर रही थी। यह तय था कि इस जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को आप कह रहे हैं और विधायकों ने अपना फ्यूचर देखा विधानसभा का। सर बिल्कुल, विधायकों ने फ्यूचर देखा। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम सीटों के हिसाब से देख रहे थे कि पार्टी के पास कितने वोट हैं, तो सभी हार रहे थे क्योंकि सबके पास कम थे। लेकिन आज के नतीजे आप देखेंगे, जब कल भी हमने चर्चा की थी कि इसको आप पूरे गठबंधन के तौर पे देखें कि जो महायुति का गठबंधन और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है वो कैसे वोट करता है। और उसमें महायुति ने अपने को तो साथ रखा ही, एकजुट रखा, और दूसरा जिन लोगों को फ्यूचर समझ में आता है उन लोगों को भी अपने साथ ले लिया। आप वोट देखिए, मैं उसका वोट पढ़ रहा था। भारतीय जनता हर कैंडिडेट को 23 वोट की जरूरत है, 23 वोट की है ना। बीजेपी के हर कैंडिडेट को 26 वोट मिले। तो मतलब जो समीर जी जिक्र कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने तय किया कि भाई कोई भी गड़बड़ नहीं हो, +3 वोट एक्स्ट्रा दिए। जब आपके पास नंबर ऑफ वोट कम हो उसके बाद भी आपकी पार्टी के साथ एक्सेस वोट मिले हैं, इसका मतलब ज्यादा तरीके की कोशिश की गई है और उसमें इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट उनको मैं समझना आपसे चाह रहा हूं, ये केवल चुनावी मैनेजमेंट की जीत है बीजेपी की, या जो हम बार बार बात कर रहे हैं इसमें आगे आने वाले विधानसभा चुनाव का हम कुछ देख सकते हैं? वो दोनों चीजें हैं, दोनों बातें इसमें हैं। लेकिन आगे आने वाला भी बहुत है, क्योंकि अब चुनाव के लिए समय नहीं बचा है, तो किसी को भी चिंता नहीं है कि कोई निकाल देगा, कर देगा। और वो तय हो गया होगा, जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया भैया उनका टिकट पक्का है जिस पार्टी में वो जा रहे हैं। जैसे वो क्या नाम बता रहे थे अभी, मिश्रा जी का नाम था ना, बीजेपी वाले रमेश मिश्रा। तो ऐसे सबका तय हो जाता है कि भाई आगे किससे टिकट मिलने वाला है, वहां के लिए कफन बांधने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक हम मान रहे थे ना कि बहुत टफ इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अभी भी माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एमएलसी इलेक्शन से कोई समीकरण बिल्कुल बदल गए हो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा हो। लेकिन फिर भी क्या दिखाई देता है आपको महाराष्ट्र में आगे? देखिए, मुझे आज जो ये नतीजे आए एमएलसी के इलेक्शंस में, ये बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि वो एक अच्छे नेता है, अच्छी लीडरशिप है। मैनेजमेंट जो होती है एमएलसी इलेक्शंस की, वो उन्होंने बहुत बखूबी निभाई। और ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि सेंट्रल लेवल की जो लीडरशिप है उनकी देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में रहेगा कि वो आने वाले असेंबली इलेक्शन जो है वो मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि बड़े सारे सवाल खड़े हो गए थे अभी जो लोकसभा में जो रिजल्ट्स आए, ये खड़े हो गए थे कि क्या अजीत पवार का यहाँ इस तरफ आना, एनडीए में आना, कोई इनके लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं, या शिवसेना टूटने के कारण एकनाथ शिंदे का जो गुट इनके साथ आया, क्या उसका फायदा हुआ कि नहीं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आज जो ये है मैंडेट लीडरशिप के लिए वो देवेंद्र फडणवीस को है। और दूसरा कि वो आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सब सारे गुटों को साथ रख सकते हैं और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उस तरफ के जो है एमवीए के जो हो सकता है उद्धव ठाकरे के ग्रुप से या बाकी कोई और भी हो सकते हैं, वो इस तरफ खींच सकते हैं आने वाले असेंबली इलेक्शन। आपने इसमें कुछ मतलब एमएलसी इलेक्शन यहीं तक या आगे का कुछ पढ़ा आपने इसमें? नहीं, देखिए मूलतः तो यहीं तक होता है। ओके। ये कहना कि इससे कुछ ठीक है, विधायकों को लगता है किधर जीतेंगे, थोड़ी हवा का सवाल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एमएलसी इलेक्शन के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन इसमें एक हेडलाइन है जिसको शायद सबसे कम पढ़ा जा रहा है। वो हेडलाइन क्या है? वो हेडलाइन ये है कि शरद पवार युग के समापन की घोषणा है। अब आप कहें कि अभी तो लोकसभा चुनाव जीते थे। शरद पवार कभी सीट जीतने या उसकी वजह से नहीं बड़े नेता थे। शरद पवार के लिए माना जाता था कि वो प्रबंधन के उस्ताद नेता हैं। जब
किसी भी स्थिति में रहेगी तो एनसीपी जिता देंगे। वो जो उनके अगर जोड़ तोड़ की बात आएगी तो सबको बैठा के आपस में, पवार साहब बैठे हुए हैं, वो वाला पवार साहब वाला औरा ध्वस्त हो गया। ये एक समझिए, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर जिस तरह के, और वो विधानसभा में जो था ना कि मुझे उतरता देखकर लहरों के किनारे घर मत बना लेना, समंदर हूं मैं लौट कर आऊंगा, तो वो जो लौट कर आना है तो देवेंद्र फडणवीस आए। एक और था उनका, जब नवाब मलिक वाले मसले पर उन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं अभी देवेंद्र फडणवीस को पता चल जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अभी तो गुगली आपने फेंकी, अभी उसके आगे की भी कहानी है, वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन के बाद एक ऐसा नेता मिला है, और उस वक्त के राजनीति में जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ वाली पार्टी थी, वहां जाके करने वाली पार्टी थी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने बाला साहब ठाकरे की मातोश्री की छाया से पूरी भाजपा को निकालना था, वो चरण पूरा हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस को इसके आगे की लड़ाई लड़नी है जो विधानसभा चुनाव से तय नेता तो मिल गया, लेकिन नेता को आप अभी नेता को पार्टी की कमान भले हो, लेकिन सरकार की कमान तो नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं कहूं, बड़ी अजीत पवार को मैं सुन रहा था तो उसको सुना जाना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि हम लोग जब बैठे, 3 बार बैठे अलग अलग जगह, जब वर्षा पर बैठे तभी तय हो गया था कि इनसे किसको बात करनी है, इनसे किसको बात करनी, ये हमने तय कर लिया। हमें पता था कि कोई मुझसे मानेगा, कोई देवेंद्र से मानेगा, कोई एकनाथ से मानेगा, मतलब वो आपस में उन्होंने तय कर लिया। अगर इतना शानदार समन्वय वो कर ले रहे हैं तो ये भी बड़े कमाल की बात है। राजनीति में इसके परिणाम भी देखे जाते हैं। नेताओं का समन्वय और लोकसभा में हमने देख लिया जनता का वोट तो अलग चीज है ना, बहुत सीधा कोरिलेशन नहीं है ना। मैं कह रहा हूं ना कि मैं भी ये मानता हूं निजी तौर पर, और मैंने तो लगातार कहा है, लेकिन मेरी जो भाजपा के नेता जो मुझे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग शायद उसको ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन किया, और अजीत पवार भले अभी बारामती हार गए हो, भले लग रहा हो कि वो कमजोर हो गए हो, 4 ही सीट पर तो वो लड़े थे, लेकिन जब विधानसभा लड़ेंगे तो अजीत पवार, जिसको हम कहते हैं ना कि वो जो एकदम किनारे पहुंच के जो लगने वाला जो दूरी होती है, वो तय कराने में अजीत पवार और उनका समर्थक काम आएगा। चलिए, अच्छा ठीक है, ये तो इलेक्शन की बात हुई। मुंबई में कल से दुनिया भर उतरी हुई है, पूरी दुनिया इस वक्त मुंबई में उतरी हुई है। मतलब आप ऐसा मानिएगा कि जो सारे विदेशी अखबारों को अगर आप टटोलेंगे तो वहाँ, मतलब विदेशी देशों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई ना कोई बड़ा आदमी आपको मिसिंग पाया जाएगा। ये हमारे देश का बड़ा आदमी कहाँ गया, तो मुंबई गया। कल पूरी दुनिया का हर इंपॉर्टेंट आदमी मुंबई में था। क्यों? अनंत अंबानी की शादी थी, ममता बनर्जी भी आई, लालू यादव भी आए, तेजस्वी यादव भी आए। कल से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बड़े मैसेज चल रहे हैं सबके, पुराने वाले। कौन कौन अंबानी को गाली देता था, सब वहाँ खड़े थे, सब वहां जाकर लिफाफा दे करके आ रहे थे। ये मुझे नहीं पता अंबानी जी को भी लिफाफा देते कि नहीं देते, लेकिन सब वहां पर अटेंडेंस में मौजूद थे। कमाल की बात ये थी कि सब लोग इतना अच्छा नाच लेते हैं, कल पता चला। अच्छा, सब नाच रहे थे, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या बड़े बड़े डिप्लोमेट, सब बढ़िया नाच रहे थे। किसके इशारे पर नाच रहे थे? ढोल के। अच्छा, ढोल में वहां इशारे की जरूरत नहीं थी, वो तो इशारा समाहित था उसी में। लेकिन मतलब इसको दोनों तरह से देखा जाना चाहिए। राजनीतिक तौर पर बिल्कुल सबको जाना चाहिए, देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जिसको भी निमंत्रण मिले उसको जाना चाहिए। गांधी परिवार नहीं गया, गांधी परिवार नहीं गया। राहुल गांधी सोनिया का खुद इन्विटेशन देने गए थे अंबानी जी 10 जनपद पर, नहीं गए वो दोनों। मोदी जी आज रिसेप्शन में जाएंगे, नहीं जाना ही चाहिए। मतलब इसमें ये क्या शार्प प्ले किया गांधी फैमिली ने? बिल्कुल शार्प प्ले किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि गांधी परिवार नहीं गया। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग ही होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। राजनेता हाथी होता है। राजनेता मतलब कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गांधी परिवार की नहीं बात कर रहा हूं। और आप जरा सोचिए, बड़ा चल रहा है, किसी नेता ने अंबानी पे कुछ कहा था, शेरो शायरी की थी, तो वो वहां किस तरह से प्रसन्न मुद्रा में थी, वो चल रहा है। लालू यादव का पूरा परिवार कैसे जा रहा है, लालू जी चले जा रहे हैं, अखिलेश यादव पूरा परिवार के साथ। अखिलेश यादव लाल टोपी, जाहिर है फंक्शन नहीं पहनी जाती है, लेकिन लोग टिप्पणी कर रहे हैं भैया लाल वाली टोपी कहां गई समाजवाद वाली। तो सब अलग अलग तरह से पूछे। इस सब के ऊपर क्या है, देश की जनता को समझना चाहिए, जब ये अंबानी अडानी कहा जाता है, वो पॉलिटिकल प्ले होता है। इन सब को अंबानी भी चाहिए, अडानी भी चाहिए, और इस देश में तो कम से कम 100, 200, 400 अंबानी अडानी चाहिए, तब हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। ये समझना। ममता जी जैसे रहती है वैसी वो शादी में गई, वो तो हमेशा उनका अटायर वैसे ही रहता है। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उद्धव ठाकरे के घर जाकर के वो मिली उनसे, फिर वहीं पर मातोश्री पर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं चलने वाली है। ये लालू जी भी इससे पहले बोल चुके हैं। कहने की बात है, कहना ही है या कुछ है ऐसा? फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। ममता जी ज़्यादा जानती होंगी क्या हो रहा है।
इस सरकार को स्थिरता को लेकर अभी कोई सवाल उठाना भी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा जल्दबाजी होगी। गठबंधन की सरकार है तो सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन उस सरकार को मजबूत करना और बेहतर काम करने की कोशिश बीजेपी को करनी चाहिए। सरकार गिरने वाली अभी कोई नहीं लग रही मुझे। और आप रोज़ कहते रहे कि आज, जैसे कि कल भी हमने चर्चा की थी कि नायडू साहब ने दबाव बना दिया, मैं उसको दबाव नहीं मानता जिस तरह से काम के लिए कर रहे हैं। या नीतीश कुमार जी तब कहाँ जाने वाले हैं, कहीं जाने वाले वैसे भी नहीं है। तो सरकार गिरने की संभावना नहीं, नीतीश जी फिलहाल तो मुझे सर नीतीश जी को जाना चाहिए, कुर्सी को नमस्ते कर कहना चाहिए, भाई आपने इतना सम्मान दिया। नहीं, मैं बीजेपी सरकार के साथ रहने की बात कर रहा हूँ। तो वो सरकार के साथ किस तरह से खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, लेकिन अंबानी परिवार की शादी में जो हुआ, सब लोग गए नहीं गए, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस तरह के वल्गर प्रेजेंटेशन को बहुत सपोर्ट नहीं करता। पैसे का, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, मैं नहीं सपोर्ट करता। और सब लोग नेता लोग तो कर रहे हैं ना जाकर के, नेता लोग तो करते हैं। जैसे हर्षित ने कहा कि हाथी के दांत अलग होते हैं और राजनेता हाथी होता है, लेकिन यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं गए हैं तो ये भी एक हिम्मत वाला काम है। मतलब आप इसको कुछ भी कह लें, सब भी तो गए हैं ना। जो लोग गालियां दे रहे थे कल तक अंबानी परिवार को, वो सब लोग भी वहां पर गए हैं। अब आप इसको कहें कि नहीं, एक वो व्यवस्था को मानना चाहिए, सामाजिक रिश्तों को मानना चाहिए, वो सब भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये फैसला भी एक बड़ा फैसला है जो उनको अलग खड़ा करता है। कैसे अलग खड़ा कर रहा है, नहीं कर रहा, वो अलग हो सकता है। उसको बहुत सारे लोग पॉजिटिव तरीके से लें ना लें, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हिम्मत करना भी राहुल गांधी को या गांधी परिवार को अलग खड़ा करता है। इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है? नहीं गए। सारी दुनिया चली गई। आप कह रहे हो विदेशों का अंबानी कौन सा बुरा मान रहे नहीं है? नहीं, बुरा मान रहे कि नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी यहाँ तो उस शादी में तो ये था कि इनविटेशन कैसे मिल जाए और कैसे पहुंच जाए। ये भी बहुत लोगों ने, तमाम लोगों ने कोशिश की। बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने बुलाया, बहुत सारे लोगों ने चाहा कि वो वहां चले जाए। अभी बात हुई कि कौन कौन लिफाफा लेकर गए, अब कौन कौन लिफाफा लेकर आए ये भी नहीं पता है। तो रिटर्न गिफ्ट क्या क्या हुई है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर लिफाफा नहीं दिया। हाँ, जो भी है गिफ्ट दिया, कुछ गिफ्ट दिया, मैं तो जानकारी नहीं है। आरती, गांधी फैमिली का नहीं जाना कोई बड़ी बात है? देखिए, मैं विजय जी के साथ सहमत हूँ कि राजनेताओं के रिलेशनशिप जो कॉरपोरेशंस के साथ है, बड़े उद्योगपति जितने भी है, वो शादी पे जाने से नहीं बनते। उनके जो रिलेशनशिप है वो एक नेचुरल सी एक रिलेशनशिप है कि एक डेमोक्रेसी में कॉरपोरेट्स और पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी ये सब इकट्ठे ही काम करते हैं। लेकिन नहीं जाना जो है उसकी ऑप्टिकल वैल्यू है, और वो इसलिए है क्योंकि जब आप लगातार, इनफैक्ट पिछले 5 साल 10 साल में कहूँगी, इनफैक्ट जब से केजरीवाल जी ने एक मुहिम चला दी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ और बहुत कुछ बोला, एक वर्ग है देश में जो बहुत अच्छा नहीं मान रहा है कि ये जो प्रॉक्सिमिटी दिखती है राजनेताओं की कॉरपोरेशंस के साथ पब्लिकली, वो बहुत अच्छा नहीं मानता। पीछे से सबके रिलेशनशिप है, वो गांधी परिवार के भी रिलेशनशिप अंबानीज के साथ है। हमें मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है सिर्फ बीजेपी को नहीं मिले, वो कांग्रेस को भी मिले, वो बाकियों को भी मिले। लेकिन नहीं जाने का जो एक ऑप्टिक्स बनाया है राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने, उससे एक वर्ग को अच्छा लगेगा कि देखो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इनविटेशन जो है रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है जाने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आज रिसेप्शन है, आज भर भी देख लेते हैं। जैसे मोदी जी कल नहीं गए, आज जा रहे हैं शायद, हो सकता है आज गांधी फैमिली से भी कोई जाए, तो ये हमको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो ममता बनर्जी बोल गई कि सरकार नहीं चलने वाली है 5 साल, ऐसे ही बस कहने की बात थी ना। लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं, ममता भी बोल रहे हैं, अखिलेश भी इस बात पे बयान दे रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से गठबंधन की सरकार बनी है और 10 साल बाद इनको मौका मिला है, क्योंकि 10 साल तो कहने की स्थिति नहीं थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस बार इनको ऐसा लग रहा है कि हम तो सरकार नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम ये माहौल बनाते रहो कि सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है ये। मुझे लगता है किसी भी तरह का थ्रेड सरकार। एक चीज याद आ गई, और कल केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को लोकतंत्र हत्या दिवस घोषित कर दिया। 25 जनवरी को 25 जून को लोग इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। ममता बनर्जी जी बोली इमरजेंसी तो 10 साल से हमारे यहाँ चल रही है, और कल से आप देखिए बाढ़ आई हुई है ऐसे मैसेजेस की जो कह रहे हैं कि वो तो ठीक ही था, उसमें क्या था। 25 जून ने जो इंदिरा गांधी ने किया था, भाई आपके संविधान में व्यवस्था है उस वक्त पूरे देश में अराजकता फैलाने की, ये आज याद आ रहा है सबको इतने साल के बाद कि वो इंदिरा गांधी ने जो किया था ठीक किया था। फिर लोग कह रहे हैं गांधी माफी क्यों मांगी थी फिर कांग्रेस पार्टी ने उस काम के लिए?
देखिए, मुझे लगता है 50 साल बाद ये सरकार को ध्यान आया इस पे लगाना है। हालांकि 10 साल सरकार को हो गए थे। और इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग किस्सा है अटल बिहारी वाजपेयी का। 1990 में जब अटल बिहारी की सरकार आई तो पहली बार जब 25 जून का जब दिन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि अब 25 जून है तो क्या सरकार से कोई आयोजन कार्यक्रम आयोजित करने वाली क्या। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई अब शीर्षासन के बल खड़े होकर पिछली सरकारों को देखने की जरूरत नहीं है। अटल जी ने कहा कि जिसने इमरजेंसी लगाई थी वो हार गए, जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़के आ गए थे वो साफ हो गए। जनता दल के बारे में बोले कि जो उसके खिलाफ लड़े थे वो भी चले गए। हम भारतीय जनता पार्टी 80 में बनकर आ गए, अब हम सत्ता में हैं। तो इतिहास को हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। पीछे पलट देखने का समय नहीं, अब आगे बढ़ने का समय। जो था जिसने लगाया उन्हें सबक सिखा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अटल बिहारी ये आपको रेजोनेट नहीं करता, आप कह रहे हैं जनता के बीच में मुद्दा इमरजेंसी का? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अब जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए लगातार, राहुल गांधी, अगर आप देखेंगे कि जब शपथ ग्रहण हुआ था सांसदों का तो संविधान लेकर गए थे, बार बार चुनाव में संविधान का जिक्र हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव के पहले कह दिया था कि संविधान में परिवर्तन करना है, इसलिए हमें 400 सीटें चाहिए, जिस तरह से कर्नाटक के सांसद का बयान आया था। और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया कि भाई अगर 400 सीटें दोगे तो संविधान में परिवर्तन कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो उनका नुकसान हुआ है, जो बहुमत नहीं मिला है, उसमें बड़ा एक नैरेटिव ये रहा है कि संविधान बदलने की जो बात हुई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि भाई जिन्होंने संविधान की हत्या की थी वो संविधान की बचाने की बात कर रहे हैं। तो अब इस मुद्दे को अगर कांग्रेस के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखेगी हर साल, तो मुझे लग रहा है कि काउंटर अटैक के लिए जरूरी होगा। और पार्टी वही कर रही है, कोई भी राजनीतिक दल होता इस पर आगे भी तो हम लोग इस पर आगे भी बात हम लोग कर लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कैसे एक शहीद के परिवार के बीच में जो विवाद चला उससे आर्मी के कुछ रूल्स पर जो है एक चर्चा छिड़ गई है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ये विवाद है क्या, क्यों आखिर शहीद के परिवार को इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर चर्चा में आना पड़ा, इन सब की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।